Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Dr. Kainat Jitoi. I hope you all are well and doing great. So basically हमारे पास गाइडेंस एंड हॉल फिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। अब सिर्फ आज की वीडियो में मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने अपने नोट्स में ऐड करने हैं या जिनके बारे में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पेज है। सो फर्स्ट पेज से आप लोग कहते हो कि हमें पॉइंट्स कौन कौन से ऐड करने चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स पे, और कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। सो उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका जो है फर्स्ट पेज देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से आपके पास बेसिकली ब्रांचेज होते हैं जो फिजियोलॉजी में आप लोग डिस्कस करते हो। देन आपके पास सेल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, बॉडी में कितने सेल्स होते हैं या वो क्या वर्क करते हैं। देन आपके पास ECF ICF के बारे में बताया गया है। सो अब मैं आपको मेन चीज़ें बतानी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक तरह से ये रिव्यू आपके पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हो, ठीक है, सो इस पैराग्राफ की अगर आप बात करते हो तो इस पैराग्राफ में देखो बेटा कि आपको जस्ट क्या बताया गया है कि फिजियोलॉजी का गोल क्या है। ठीक है, कि आपके पास जो फिजियोलॉजी है वो आपको क्या एक्सप्लेन करती है, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो कि ओरिजिनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसी चीज़ें आप लोगों ने एक्सक्लूड करनी है। अब ये चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे वही लिखा हुआ ना कि एक मतलब फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ रहे होते हो कि एक स्मॉल सी लाइफ से लेके एक सिंपल वायरस से लेके एक लार्जेस्ट ट्री या एक कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग तक जितने भी उसके अंदर फंक्शंस हो रहे हैं वो तमाम चीज़ें आप डिस्कस करते हो। देन उसके बाद इस फील्ड की बहुत बड़ी ब्रांचेज हैं, लाइक इसको वायरल में, बैक्टीरियोलॉजी में, सेलुलर में, प्लांट में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में और बहुत सारी सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ये आप अपने नोट्स में यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आपका मेन फोकस किसकी तरफ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ, तो आप ऐड कर सकते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली आप क्या एक्सप्लेन करते हो कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, लिविंग बीइंग के अंदर, और बस यहाँ तक ये आपके लिए मेन पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो लिखा गया है कि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं कि मतलब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग जो एक जिंदा रह रहा है, ठीक है, उसमें जो वो सारे काम करता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसे भूख लगती है तो वो खाने की तरफ जाता है। ठीक है, अगर उसे डर लगता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, कोल्ड की सेंसेशन, वार्मथ की सेंसेशंस, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करना। सो ये एक ऑटोमेटिक की तरह काम कर रहा होता है बेसिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सो ये फैक्ट कि सेंसिंग, फीलिंग, नॉलेज और नॉलेजेबल बीइंग ये पार्ट किसके हैं, ऑटोनॉमिक सीक्वेंस के हैं। स्पेशल मीन्स के आपके पास करेक्टरिस्टिक ह्यूमन बीइंग्स को दी हैं। अब इस पैराग्राफ में कोई भी चीज़ आपके पास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि नोट्स में गोल ऑफ फिजियोलॉजी ज़्यादातर आप ये लिख सकते हो कि बेसिकली जो भी हमारे पास फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, सो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर आप गोल ऑफ फिजियोलॉजी यहाँ से ले सकते हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और दूसरा आप इसमें क्या रख सकते हो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली उसकी टर्म क्या है। अब ये पैराग्राफ आपके लिए एज सच आप इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को आप कैंसिल कर सकते हो अपने बुक में। सो ये जब भी आप अपने एग्जाम्स के लिहाज से बुक की मार्किंग करोगे, ठीक है, सो बुक की मार्किंग के अंदर जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप यहाँ से इन तमाम चीज़ों को जो है स्किप कर सकते हो कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो आपने या फिर आप यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंट्रोडक्शन के पॉइंट है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन के पॉइंट है। सो अब ये आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसमें से ना ही कोई BCQs आपसे पूछा जाएगा। अब बात आ जाती है जो आपसे सेकेंड पैराग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, मेन जो आपके पास सेल एज लिविंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी, कि सेल जो लिविंग यूनिट है बॉडी का, ठीक है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखो जो बेसिक लिविंग यूनिट होता है बॉडी का वो आपके पास सेल है। ठीक है, हर एक ऑर्गन मीन्स के एग्रीगेट करता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब हर एक टाइप का जो सेल होता है उसमें आपके पास एडेप्टेशंस होती हैं।
ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल उसमें रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताया गया है कि जैसे 25 ट्रिलियन हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं? 25 ट्रिलियन तक उसने आपको एक एवरेज दे दी है, ठीक है। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अबेंडेंट सेल्स हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। एडिशनल 75 ट्रिलियन एडिशनल सेल्स होते हैं जिन जो अदर टाइप के सेल्स होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एक अप्रोक्सीमेशन दे दिया उसने कि अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एक इंटायर बॉडी के अंदर और वो डिफरेंटली काम कर रहे होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में आपसे ये तमाम चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो उसके बारे में आपको क्या बताया गया है कि बहुत सारे आपके पास बॉडी में डिफरेंट आपके पास कैटेगरी के सेल्स होते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट आपके पास फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जो आपके पास बहुत सारी टाइप की कैटेगरी के बॉडी के अंदर डिफरेंट मार्कली एक दूसरे से जो सेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। सो ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, फैट और प्रोटीन्स के साथ बेसिकली रिएक्ट करता है और जो एनर्जी चाहिए होती है सेल को वो रिलीज करता है। इसी तरीके से जनरल केमिकल हमारे पास मैकेनिज्म्स होते हैं जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली जिस तरीके से सेल हमें प्रोवाइड करें उसी तरीके से, और इनका जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इन तमाम केमिकल रिएक्शंस के वो आपकी सराउंडिंग में चले जाते हैं। जो भी सराउंडिंग से सेल्स में आपके पास ECF ICF होता है तो वहाँ पे चले जाते हैं। ऑलमोस्ट तमाम जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, एडिशनल सेल्स अपनी काइंड के, अब ये जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं इस टाइप के वो आपके पास न्यू सेल्स बनाते हैं। ये अब कॉमन सी इंफॉर्मेशन है। यहाँ तक जो चीज़ें आपसे डिस्कस की गई हैं, ठीक है, ये जो यहाँ तक इस पैराग्राफ में चीज़ें डिस्कस की गई हैं ये तमाम कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मैं डिस्कस करूँ कि ये आपके पास जो कैटेगरी डिस्कस हुई है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ, अब इसमें हर एक चीज़ बुक्स में रीड करने वाली आपके पास हर एक पॉइंट होता है कि आपको रीड करना चाहिए, आपको उसके बारे में ओवरव्यू होना चाहिए, बट उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हर चीज़ आपने मेमोराइज नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें आपने मेमोराइज नहीं करनी, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास टॉपिक आ गया है ना, उसमें आपके पास क्या है? अच्छा, जो चीज़ें इसी तरीके से बुक में आप लोग, मैं हर चैप्टर की मार्किंग करवाऊंगी तो आपने कैंसिल करनी है ताकि एग्जाम के वक्त ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, ठीक है, जैसे मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि मैम हम जो भी जूम क्लासेस देते हैं वो यही कहते हैं कि मैम आप हमें बुक में मार्किंग करवा दें, हम जो है नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो उनके लिए ये होता है कि आप बुक में कैंसिल करते जाओ जो इररिलेवेंट सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इसको भी आप इंट्रो कंसिडर करो, ठीक है, इस पैराग्राफ को भी आप इंट्रो कंसिडर करो। अब इंट्रो कंसिडर करोगे तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी कि ये चीज़ें आपको एग्जाम के लिहाज से याद नहीं करनी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर जो इन्वायरमेंट है, ठीक है बेटा, ये इस पेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लिख सकते हो कि एग्जाम पॉइंट, ठीक है, ये एग्जाम्स पॉइंट्स हैं आपके। इसमें देखो ये चीज़ें आपको आगे चल के हेल्प करेगा। रीनल में भी अबाउट 60% जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें फ्लूइड होता है और उसके अंदर क्या होता है? आयंस होते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये जो फ्लूइड इनसाइड द सेल होता है उसे आप इंट्रासेलुलर फ्लूइड करते हो, ठीक है, और अबाउट 1/3 इज द स्पेस आउटसाइड द सेल, उसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हो, ठीक है। आपने बेसिकली याद रखना है कि बॉडी के अंदर 60% फ्लूइड है, ठीक है, और इसमें से मोस्टली जो है इनसाइड द सेल है जिसे आप इंटरसेलुलर फ्लूइड कहते हो, और आउटसाइड द जो फ्लूइड है जो 1/3 है उसे आप ECF कहते हो। अच्छा, जो ECF होता है, ठीक है, वो थ्रू आउट द बॉडी कॉन्स्टेंट मोशंस में होता है। सो बेसिकली it is transported rapidly in the circulatory body and then mixed between the blood and the tissue fluids by diffusion through the capillary wall। तो ये चीज़ें आपके पास ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है? ECF के बारे में बता रहा है कि ECF जो है वो कुछ थ्रू आउट द बॉडी कॉन्स्टेंट मोशन में रहता है, ठीक है। रैपिडली बेसिकली कहाँ से? सर्कुलेटिंग ब्लड से जितने भी उसे न्यूट्रिशन चाहिए वो लेता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्सअप होता है, फिर ये टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूजन्स के थ्रू, कैपिलरी वॉल्स के थ्रू मूव करता रहता है। तो पूरी बॉडी में ECF जो है आपके पास एक ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी काम कर रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनमें से वो कोई भी चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है
उसमें कितने % फ्लूइड होता है। अच्छा, आउटसाइड द फ्लूइड सेल कौन सा फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हो, इनसाइड द सेल जो फ्लूइड होता है उसे आप क्या कहते हो, ठीक है। अच्छा, ईसीएफ के अंदर आपके पास आयन एंड जो न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, वो वाले आयन्स होते हैं जिनकी सेल को ज़रूरत होती है ताकि सेल अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। सो इट्स मीन देखो इस तरीके से आपने चीज़ें निकालनी हैं। अब ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा है लिविंग बींग के लिहाज से, ठीक है। तो तमाम जितने भी आपके पास सेल्स बेसिकली उस जिंदा होते हैं इस इन्वायरमेंट्स के अंदर, उन्हें ईसीएफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। मीन्स कि जितने भी सेल्स हैं उनको सेम इन्वायरमेंट चाहिए, सेम ईसीएफ फ्लूइड चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अच्छा, इस रीज़न की वजह से आपके पास जो ईसीएफ है उसको आप इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी भी कहते हो। अब ये पॉइंट जो न्यू टर्म किसी चीज़ को दी जाती है ना, या सेकंड टर्म दी जाती है, वो भी आपके लिए बीसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसमें जब भी इंटरनल एनवायरनमेंट की बात होगी तो वो इंटरनल फ्लूइड की बात नहीं कर रहा, वो आपके पास किसकी बात कर रहा है, एक्सटर्नल फ्लूइड की, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने एज अ बीसीक्यूज याद रखना है। यहाँ पे इसे मैल्यू इंटरनिया कहते हैं, एक टर्म है जो इंट्रोड्यूस की गई थी। अब ये टर्म कब इंट्रोड्यूस की गई थी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टर्म है क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लाइक मोर देन 100 ईयर एगो 19th सेंचुरी में की गई थी, ठीक है। और इसमें फ्रेश फिजियोलॉजिकल आपके पास फ्लूइड बैलेंस था, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो सेल्स are capable of living, growing and performing their special function as long as the proper concentration of oxygen, glucose, different ion, amino acid, fatty acid and the other constituent are available in the environment, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट है कि देखो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ से अब ये मेन पॉइंट एज इट इज ऐसे ही नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स मीन्स के इंटरनल इन्वायरमेंट में आपसे सवाल किया जा सकता है ना कि इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें जो है वो प्रॉपर मेन फिक्स्ड होनी चाहिए कि एक सेल जो उसमें जिंदा रह सके। तो फिर बेसिकली उसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, डिफरेंट आयंस, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, इनका जो रेशियो है वो नॉर्मल होना चाहिए ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल जो है वो वहाँ पे जिंदा रह सके। अब ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपके पास ईसीएफ का पूरा एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आपके पास बेसिक क्यूज भी आएंगे और ये चीज़ें आपने याद भी करनी है, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर टॉपिक्स बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।